एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज मैं आप सभी को जो मिक्स्ड एमसीक्यूज़ हैं वो कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो ये वीडियो है, ये जो सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया मुमकिन बैच, उसमें ये जो वीडियो है इसमें आपको मिक्स एमसीक्यूज़ जो है वो मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर है आपको जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, 1 2 3 करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका जो एमसीक्यू है वो है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द सेम ट्रॉपिक लेवल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द गिवन फूड वेब। तो यहाँ पे हमको एक फूड वेब दिया हुआ है और हमको जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम ट्रॉपिक लेवल में आते हैं उनको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने फूड वेब को। तो ये फूड वेब जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे। आपको बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दिखेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे फ्रॉग दिख रहा होगा, बर्ड दिख रहा होगा, फिश दिख रही होगी, टाइगर दिख रहा होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो लोमड़ी है जैसे कि फॉक्स है, बहुत सारे रैबिट है, बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो अब ऑप्शंस की बात करें तो आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन गॉड, स्नेक, आउल। सेकेंड आपको दिया हुआ है रैबिट, फॉक्स, पिकॉक। थर्ड आपको दिया हुआ है फ्रॉग, फिश, बर्ड। एंड फोर्थ आपको दिया हुआ है टाइगर, फॉक्स, ईगल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, हमको उनका इंटरकनेक्शन जो है वो बताना है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं फूड चेन के अंदर। जैसे कि जो फूड चेन होती है उसमें जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं तो उसमें किस तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही ट्रॉपिक लेवल में आए, हमको ये बताना है। तो देखो, हम सभी को पता है कि जो फ्रॉग, फिश और बर्ड हैं वो क्या है, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं फूड चेन के अंदर और ये एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर हम इनको बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों है, फ्रॉग, फिश और बर्ड, ये एक ही उसमें आते हैं और हमें यही बताना था। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉग, फिश और बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो बिल्कुल करेक्ट होगी। राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज थ्रू ट्रॉपिक लेवल। यानी कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो हार्मफुल जो प्रोग्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेज होते हैं उनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसमें प्रोग्रेशन जो है वो होता है। एंड हम सभी को पता है कि जो बायोमैग्निफिकेशन जो फिनोमेना होता है उसके अंदर जो प्रोग्रेशन होता है हार्मफुल लेवल का वो इंक्रीज़ होता है। जैसे कि जो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर बहुत कम होगा और फिर सेकेंड में उससे ज़्यादा होगा, थर्ड में उससे ज़्यादा होगा और फोर्थ में सबसे ज़्यादा होगा। राइट, ऐसा हम सभी को पता है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है देयर इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द बॉडी वेट थ्रू ट्रॉपिक लेवल। तो देखो, ये तीनों के तीनों तो गलत ही है, इनको आप रीड कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कॉज द थिनिंग ऑफ लेयर पी। यहाँ पे आपको सनलाइट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको अर्थ दिया हुआ है और ये जो लेयर आपको दिख रही है इसके लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ये जो आपको लेयर पी दिख रही है ये आपको बतानी है कि ये कौन से जो केमिकल्स हैं उनसे एक जो थिन लेयर है वो बनी हुई है। राइट, तो हम सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है जो हमें सन की डायरेक्ट या फिर हार्मफुल रेजेस जो हैं, जैसे कि जो आपके यूवी जो रेजेस होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। और उस जो लेयर है उसका नाम हमें यहाँ पे पी दिया हुआ है। वैसे एग्जैक्ट अगर हम उस लेयर का नाम बताना है हमें तो एग्जैक्ट हम सभी को पता है कि उस लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं। और जो ओजोन लेयर होती है वो आपका बेसिकली जो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के। राइट, हम सभी को पता है कि वो हमारी जो लेयर है ओजोन लेयर, इसको क्या करते हैं, इस पे बेसिकली बीच में क्या हुआ था ना एक बार कि हमारी ओजोन लेयर में हल्का सा होल हो गया था
जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमें उठानी पड़ सकती थी इन फ्यूचर, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हमारे ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर ये लेयर नहीं होगी तो इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होगी, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो सकती है। तो ये सभी जो कारण हैं वो रहते हैं, इस वजह से इस लेयर जो ये जो लेयर है ओजोन लेयर जो है बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, तो ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है O3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्शन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, राइट। ओजोन लेयर जो है O3 होता है। अब O3 किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से बनता है, हमको वो रिएक्शन जो है वो बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको चेक करो, इन सभी को देखो पॉज करके वीडियो, और इसका करेक्ट आंसर मुझे बताओ। देखो क्या होता है ना कि जो हाई एनर्जी की जो UV रेडिएशंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, जिसको हम O2 कहते हैं, राइट। और वो फ्रीली क्या होता है, ऑक्सीजन एटम होता है O, और फिर क्या होता है वो रिएक्टिव वो करते हैं, कंबाइन करते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन लेयर है, यानी कि जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर है वो फॉर्म करता है ओजोन लेयर को, जिसको हम बोलते हैं O3। और इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, O2। और फिर उसके बाद रेडिएशंस पड़ रहे हैं, फिर ये आपस में अलग अलग हो गए हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर जो एटम है वो बन गए हैं। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद ये O3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बर्निंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जब वो बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे टू फॉर्म ऐश, यानी कि फिर वो क्या कर देते हैं, वो फॉर्म करते हैं राख को। रिड्यूसेस वेस्ट कंसिडरेबल, दिस मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज कॉल्ड। तो इस मैथड को हम क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। जब क्या होता है कि जब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बर्न करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है वो राख में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इस मेथड को, ये जो वेस्ट है इसको डिस्पोजल करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, इनक्रिएशन, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको बताना है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से इसको रीड आउट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बच्चों ने आंसर कर दिया होगा, और इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स। तो बिल्कुल करेक्ट है ये प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट जो है नहीं होती हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और सी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्वाड्रेड नेवर द पोल्स, तो ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका करेक्ट हमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो देना है। तो हम सभी को पता है कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसमें जो उनका जो फोर्स होता है बेसिकली वो पैरेलल होता है, और साथ ही साथ वो इक्वी डिस्टेंस जो है वो होता है, राइट, एक दूसरे से। ठीक है, तो आप सभी अब देख के बताओ मुझे, मैंने आपको छोटा सा क्लू दिया है और इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको मुझे बताना है। तो देखो पैरेलल होता है उसका फोर्स, राइट, और इक्विडिसेंट होता है इसे एक दूसरे से, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच हैव अ हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज कॉल्ड। हमको बताना है कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो और स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे। और हम सभी को पता है कि अ मटेरियल दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कंडक्टर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सो हैज स्मॉल नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ पुअर कंडक्टर, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि जो मटेरियल जिसके अंदर हायर रेजिस्टेंस है एज कंपेयर, यानी कि कंपेयर करें कंडक्टर्स के जिसमें फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें आपको बताया हुआ है कि स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। ओके, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आप ऑप्शंस देखिए और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन चारों में से कौन सी डिजीज़ जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, यानी कि सेक्सुअली कांटेक्ट से वो नहीं हो रही है। तो हम सभी को पता है कि जो डिजीज़ जो है वो सेक्सुअली कांटेक्ट से स्प्रेड होती है, यानी कि जो फैलती हैं इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू, तो उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर STDs बोलते हैं, राइट। और फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो साइफिल्स हो गया, एड्स हो गया। लेकिन आपका जो हेपेटाइटिस होता है ऐसा इसमें नहीं होता है। इस केस में जो हेपेटाइटिस डिजीज़ होती है ये बेसिकली एक वाटर बोर्न वायरल डिजीज़ होती है और जो कि इफ़ेक्ट करती है लीवर को, और ये जो डिजीज़ होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर नहीं आती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, राइट। और आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पे नोट लिखा हुआ हो वहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम नोट को नहीं देखते हैं और हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको ऑप्शंस देखकर आंसर करना है कि इन चारों में से कौन सा जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नहीं आता है। और हम सभी को पता है कि जो हमारी ओवरी होती है और जो टेस्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आते हैं, ठीक है। प्राइमरी यानी कि फर्स्ट, ओके, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं, राइट। और जो आपका सेकेंडरी होता है उसको हम द्वितीयक बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो आपकी ओवरी आ जाती है, और बाकी जितने भी आपके और टेस्टिस आते हैं, और बाकी जितने भी आपके अदर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपके डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे होते हैं जैसे कि आपके यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, वेजिना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी के अंदर आती है, और हमें यहाँ पे नोट जो है वो दिख रहा है, यानी कि हमको वो बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नहीं आता है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ओवरी जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स के अंदर आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग जो है उसमें कहाँ कहाँ होता है, राइट। तो आप सभी को पता है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली जिसमें कि सिंगल पेरेंट चाहिए, ठीक है। सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग जो है उसके बडिंग एक प्रोसेस होता है, तो बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो आपको इसका आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चाहे तो हमारा हाइड्रा होता है, चाहे हमारा यीस्ट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला गया है एन ऑर्गेनिज्म विच कैन कम्प्लीटली रीजनरेट फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट इज। ओके, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कम्प्लीटली रीजनरेट हो जाता है अगर उसके बॉडी पार्ट में कहीं से भी वो कट हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम सभी को पता है कि वो हमारा होता है प्लैनक्रिया, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, और यहीं से आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। बहुत गर्मी है, बिना फ़ैन ऑन किए, बिना AC ऑन किए, और बस वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है। तो आप सभी का एक छोटी सी ज़रूरत तो मुझे है, आप सभी के सपोर्ट की। आप सभी लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करो, और प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो, सिंसियरली करो। मैं पहले भी कहती थी बट पहले बच्चों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब आपकी डेट्स आ चुकी हैं। आप सभी को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी के लिए एज अ रिवीजन क्लास ये जो MCQ सीरीज़ है इसमें मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है आपको वो ज़रूर देखनी है। मैंने मेरे ख्याल से 9 या 8 क्लासेस मैंने कंप्लीट कर दी है, उनको देखो, और उनमें जो MCQs हैं उनसे आपको हेल्प मिलेगी। और ये जितने भी MCQs मैं आपको करा रही हूँ ना, ये आपके NCERT बेस्ड हैं, और NCERT में आपको ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पूरा अच्छी तरीके से ढूंढा है। और आप सभी को अब एक छोटा सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में आपको एक तो ये बताना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रही हो, कितने घंटे पढ़ते हो डेली, ये बताओ।
और साथ ही साथ आप सभी जो हैं, और देखो डरने की बात नहीं है, एग्ज़ाम जैसा भी होगा अच्छा होगा। एटलीस्ट आप सभी को एक एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, राइट। और गलती नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्ज़ाम में ऑफ कोर्स, तो आप सभी को उसे अच्छे से फॉलो करना है, सभी रूल्स को फॉलो करना है। और कुछ चीज़ समझ में ना आए तो वहाँ पे टीचर से आप पूछ सकते हो, राइट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।